हमें ये पता है कि एक कंट्री सिस्टमेटिक तरीके से, जो कि जब किंग का टाइम था, क्वेश्चन पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, लेकिन उससे पहले भी क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है ताकि कंट्री ऑर्डर में चल सके। किस में चल सके? लॉ एंड ऑर्डर में। जो रूल्स कंट्री के लिए बनाए गए हैं एक सिस्टम से चले, जॉब्स का एक सिस्टम हो, एजुकेशन का एक सिस्टम हो, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, कितना सैलरी मिलना चाहिए, सब लोग खुशी रहें, इट इज फॉर द ग्रेटर गुड, करेक्ट। ताकि कंट्री के मैक्सिमम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है बात की नहीं? तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है कि हमें क्यों चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है बेसिकली, इट्स अ बुक। बुक में क्या लिखे हुए हैं? बुक में लिखे हुए हैं रूल्स। समझ गए? कुछ रूल्स, कुछ लॉज, उनके बेसिस पर हमारी कंट्री बनेगी। अब हर एक कंट्री अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरह के रूल्स बनाती है। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा इक्वालिटी में बिलीव करती है तो उसके यहाँ इक्वालिटी के लॉज बहुत ज्यादा होंगे। कोई कंट्री अगर इस बात में बिलीव करती है कि नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन सबको हो मिलनी चाहिए, तो वो सबके एजुकेशन के लिए लॉ बनाए, करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री के पास होता है, बट क्या हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है? नहीं। सब लोग अपनी कंट्री में अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो फिर नेचुरल राइट्स क्या हैं? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी रूल्स बनते हैं जिनको हम लिखते हैं, उससे हमारी कंट्री चलती है। इन अ वे कहने का मतलब ये है कि हम अपने सिटीजन्स को, क्योंकि जब कंट्री होती है तो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, करेक्ट, अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स हम देते हैं उस बुक के थ्रू, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी बुक में लिख दिया कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। काम करेगा तो जो उससे काम करवाएगा उसको जेल हो जाएगा। इसका मतलब 14 ईयर से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको हमने ये राइट दिया है कि वो कोई काम ना करें, है कि नहीं? दिहाड़ी मजदूरी वाला, वो पढ़ाई में अपना दिमाग लगाएं। तो ये मैम लॉ अगर उनको करना हो तो? घर के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं, बट अगर उनको आप ऐसे जॉब्स वगैरह करवाते हैं, बल्कि उनकी ग्रोइंग और पढ़ने की एज है, तो वो कानूनी अपराध है, यानी इट्स इलीगल। नहीं मैम, अगर बच्चों को पसंद हुआ ये करना तो? बच्चों को पसंद, बच्चों को माना ही नहीं जाता, इसीलिए तो वो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा है उसका इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज उनका माइंड अभी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है। ओके। डिसीजंस बड़ों को लेना पड़ेगा कि वो किसी बच्चे को अपने घर पर ना रखे, इवन इफ ही इज विलिंग। समझ गए? मैम तो वो कर ही नहीं सकते ना। वो काम नहीं कर सकते, बाहर यस। अर्निंग उनको करना नहीं दिया जाएगा कहीं भी, ठीक है। वो एक बार अपना 18 एज पूरा कर ले, फिर वो चाहे कुछ भी करे। तो ये लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है कि कंट्री में सब लोग बराबर हैं, तो इसका मतलब सब लोग बराबर हैं, ठीक है। तो फिर नेचुरल राइट क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट देगा वो तो लीगल राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो अधिकार हमें दिए हैं। जरूरी नहीं है कि लॉ, नेचर ने हमें वो अधिकार दिए हैं, नेचर ने सबको इंसान बनाया है। अब इक्वालिटी क्या लाओगे क्या नहीं लाओगे, वो तो नेचर पे डिपेंड कर, वो तुम्हारे लॉ पर डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर ने लड़कों को भी बनाया, लड़कियों को भी बनाया। अब हमारी कंट्री पे डिपेंड करता है कि हम जेंडर के बेसिस पर इक्वालिटी रखते हैं, मानते ही नहीं कि लड़का लड़की अलग है कि नहीं। तो नेचुरल राइट फिर क्या है? नेचुरल राइट बेटा सिंपल वो राइट है जो हमें नेचर के थ्रू मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ, ये जिंदगी हमें नेचर ने दी। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग है। कुछ राइट इतने बेसिक हैं, इतने बेसिक होते हैं, जिनको कोर्ट भी ये मानती है कि ये नेचुरल राइट है, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान किसी को मार दे और उसे मार के कमरे में बंद कर दे और बाहर ना निकलने दे, तो कोर्ट कहेगा कि आजादी तो एक नेचुरल राइट है, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है, मतलब उसका आप डिग्निटी हर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इतना बेसिक है कि सबको मिलना चाहिए। तो कुछ नेचुरल राइट, यानी कुछ जब फंडा आया तो ये आया कि भाई नेचुरल राइट्स ऐसे राइट्स हैं, इंसान, भगवान ने हमें जिंदगी दिया है, या जो भी सुपर पावर में आप बिलीव करते हैं उसने हमें जिंदगी दिया है, तो हमें जीने का अधिकार दिया है, अपने हिसाब से खाने का अधिकार दिया है। तो ये कुछ बेसिक राइट थे जिनको नेचुरल राइट बोला जाता था, लाइफ का, लिबर्टी का एंड प्रॉपर्टी का, उस जमाने में। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और नेचुरल राइट्स को ही उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये राइट्स हैं, ये सारे सिटीजन्स को दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा राइट्स भी उन्होंने लिखे। तो हमारी कंट्री में हमारे पास बहुत सारे राइट हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन कोई नेचुरल राइट नहीं है, लेकिन हमने दिया है राइट टू रिलीजन। समझ गए? कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन है, तो पूरा इनसे पूरी कहानी से मतलब क्या निकाला? मतलब ये निकाला कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका बेसिस नेचुरल राइट ही तो है।
करेक्ट। ये मान के कि ये सारी चीजें इतनी फंडामेंटल हैं एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदगी जीने के लिए, कि हमें फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट केवल इतना कहती है कि नेचर ने सबको जैसा बनाया है, उस इंसान को खाने का, जीने का, रहने का अपने हिसाब से अधिकार है। अब ये आपके ऊपर है कि नेचुरल राइट में आपको आप किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं, समझ गए। तो नेचुरल राइट जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। नेचुरल राइट एक फिलॉसफी है, एक विचार है, एक आइडिया है जो इस बात में बिलीव करता है कि नेचर ने जो चीजें हमें दी है, जिंदगी है, प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज है, वो सबके हैं। करेक्ट, बस इतनी सी बात है। तो जो लोग नेचुरल राइट्स में बिलीव करते हैं उन्होंने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इक्वल बनाया है, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका। जो लोग नेचुरल राइट्स को मानते हैं फालतू चीजें हैं, माइट इज राइट, जिसके पास ज्यादा पावर है उसके पास ज्यादा राइट होना चाहिए, वो आज भी मोनार्की में जी रहे हैं, या वो आज भी उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। करेक्ट, समझ गए नेचुरल राइट। तो नेचुरल राइट इज नथिंग, इट्स सिंपली एन आइडिया। ये कहना कि नेचर ने सबको बराबर बनाया है, सबके पास जीने का अधिकार है, ये नेचुरल राइट की फिलोसफी है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? सोचो, नेचुरल जस्टिस का मतलब तुम अपने मन में क्या सोचते हो? क्या किसी को मारना सही बात है? नहीं है। तो नेचुरल जस्टिस यही कहेगा कि किसी को मारोगे तो गलत बात है। बट वो एक्चुअली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि हमने वो लिख कर दिया है। करेक्ट। मानता हर कोई है, बट पॉइंट ये है कि लिखकर कौन देगा। तो जो बातें हम अच्छी अच्छी मानते हैं वो सब क्या है? नेचुरल राइट। जो लिख के देंगे, साइन करके, स्टैंप लगा के, वो क्या माना जाएगा? लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि उसके लिए जेल हो सकती है। क्योंकि नेचुरल राइट कोई ना माने तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त को नहीं चिढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर तुमने चिढ़ा दिया, भाई क्या कहता है, अच्छे अच्छे इंसान किसी का बुरा करते हैं नहीं, तुम्हें वो बगल से गुजर रहा था, तुम्हें थप्पड़ उसको नहीं मारना चाहिए था, लेकिन अगर तुमने थप्पड़ मार दिया तो क्या तुम्हें जेल हो जाएगी? नहीं। तो नेचुरल राइट ऐसी चीज है बेटा जिसको अगर कोई ना माने तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अंजलि झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये नेचुरल है। बोलोगी तो क्या होगा? जेल हो जाएगी? नो। सो नेचुरल राइट एक ऐसी फिलॉसफी है जो हर अच्छे काम को अच्छा कहती है, हर बुरे काम को बुरा कहती। करेक्ट। ऐसी तो हम अपने माँ बाप से चीजें सीखते हैं, लेकिन उनमें से कितनी चीजें हम एक्चुअली अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे, वो है। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट्स अ बुक, इट्स एन एग्रीमेंट जो कंट्री के सारे लोग जो नेचुरल राइट्स में बिलीव करते हैं वो सब साथ में मिले और मिल करके उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ये वाला राइट हमको अपनी कंट्री में चाहिए। लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब किसी को डाउट है? नो मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नो राइट मैम। का जो बेसिस है वो है नेचुरल जस्टिस, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। ठीक है। तो नेचुरल राइट एज सच इज इट्स नॉट अ फिलोसफी। हम बात करते हैं लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, क्योंकि हम लोग पॉलिटी वाले लोग हैं, कानून कानून पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। तो मॉरल साइंस से बाहर निकलो, पहुंचो पॉलिटी में। पॉलिटी में हम आज पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका की केस स्टडीज। ठीक है। साउथ अफ्रीका की केस स्टडी काफी हद तक काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है। 10th में इसमें सेम एक चैप्टर भी है, ध्यान से सुनो। तो साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं, यानी जिन्होंने बहुत साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई है, उनका नाम क्या है बेटा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की स्पीच पहले पढ़ लेते हैं। साउथ अफ्रीका में जब आजाद हुआ तो वो क्या बोल रहे हैं? आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। मैंने वाइट यानी ब्रिटिशर्स का यूरोपियंस का मैंने डोमिनेशन देखा है, किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करते थे अफ्रीकन को। आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, किस तरह से ब्लैक में भी जो रिच लोग हैं वो गरीबों को परेशान करते थे, मैंने वो भी देखा है। आई हैव चेरिस्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड अ फ्री सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों को, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब पावर इज विद पीपल, लोगों के पास जहाँ पावर हो। मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता हूँ जहाँ पर लोगों को पावर हो, फ्री सोसाइटी हो, लोग अपनी जिंदगी से जी सकें, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ हार्मोनी से रहते हो, यानी बिना लड़ाई झगड़े के, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हो। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक तरह, इस तरह का एक आइडिया है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर जरूरत पड़े तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। समझ गए? दिस वॉज नेल्सन मंडेला। ये किसकी स्पीच है? नेल्सन मंडेला की। उनको गद्दारी के इल्जाम में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको जेल भेज दिया था, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। वो और उनके साथ के 7 और लीडर्स थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया था, यानी पूरी जिंदगी ताउम्र आप जेल में रहेंगे, 1964 में।
उस समय वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया, उसी तरह वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर वो अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे थे। अब अपार्थीड क्या है? अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम है जो यूरोपियंस जो कि साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे आकर के, उन्होंने ब्लैक्स के अगेंस्ट बना रखा था। यानी ब्लैक्स लोगों के रेस्टोरेंट्स अलग थे, उनके वेल्स अलग थे, उनके पार्क अलग थे, उनकी सोसाइटी रहने का अलग था, उनकी ट्रेन कोचेस अलग थे। वो व्हाइट्स के साथ में रह नहीं सकते थे क्योंकि व्हाइट्स उनको अनसिविलाइज्ड मानते थे, समझ गए? ऐसा मानते थे कि हमारे साथ बैठने लायक नहीं, उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट देते थे, उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं देते थे, समझ गए? उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और उनको उनके साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उनसे ढेर सारे छोटे मोटे सारे काम करवाए जाते थे। एक तरह से पूरी तरह से उन पर उन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है। अपार्थीड सिस्टम किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अपार्थीड सिस्टम करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेस के आधार पर, आप यूरोपियन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, इस चीज का, रंग का भेदभाव करता था। तो जब उनको, और फिर यूरोपियन गवर्नमेंट थी उस समय, गवर्नमेंट भी यूरोपियन थी, कोर्ट भी यूरोपियन थी, तो जब वो इस सिस्टम के अगेंस्ट सड़कों पर उतर करके करने लगे, अपोज करने लगे, तो कोर्ट में उनको बंद कर दिया गया, मतलब जेल में। फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया गद्दारी का कि ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। और इस तरह से उनको 28 साल सबसे बुरे प्रिजन में रॉबिन आइलैंड पे बिताने पड़े, ठीक है? फिर उसके बाद वो बाहर आई, समझ गए? तो इतने लंबे साल वो जेल में रहे। क्या है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड? अपार्थीड एक ऐसे सिस्टम का नाम है, ये आपको क्वेश्चन लिखना है, राइट अबाउट द अपार्थीड सिस्टम, ठीक है? अपार्थीड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा सिस्टम है? रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है, जो कि केवल साउथ अफ्रीका में ही देखा गया है। होता क्या था, जो व्हाइट यूरोपियंस हैं उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में लगाया था, यानी जो व्हाइट लोग हैं वो ब्लैक लोगों के खिलाफ इस सिस्टम को चलाते थे, और नाम रखा था अपार्थीड सिस्टम, यानी सबको अपार्थीड सिस्टम फॉलो करना था, ठीक है? ड्यूरिंग, अब बात है 70, चला शुरुआत कैसे हुई, तो 17 और 18 सेंचुरी में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, उसी तरह बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से आई, और उन्होंने फोर और आर्म्स, बहुत सारा उनके पास पावर था, पैसा था, ये सब उन्होंने सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में आके। लेकिन इंडिया के जैसा सिस्टम नहीं था यहाँ पर, उतने ज्यादा ब्रिटिशर्स आकर सेटल नहीं हुए यहाँ पर, तो वो केवल पैसा लूट लूट के यहाँ से ले गए। लेकिन वहाँ व्हाइट लोग हैं वो सेटल हो गए, कहाँ? साउथ अफ्रीका में, वो रहने ही लगे, समझ गए? और वहां के वो लोकल रूलर्स बन गए, क्योंकि अब उन्होंने, जैसे इंडिया को तो उन्होंने गुलाम बनाया, बट इंडिया में वो रुके नहीं, रहे नहीं, है कि नहीं? केवल अपनी चलाते थे, गवर्नमेंट चलती थी, बट साउथ अफ्रीका में तो सेटल हो गए। फिर उन्होंने एक सिस्टम चलाया अपार्थीड का, जो लोगों को बांट डिवाइड कर देता था उनके स्किन कलर के बेसिस पर। नेटिव पीपल जो साउथ अफ्रीका के हैं वो ब्लैक कलर के होते थे उस वक्त, और वो कम से कम पॉपुलेशन का 3/4 थे, यानी सबसे ज्यादा वही लोग थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग वहीं पर रहते हैं, और उनको ब्लैक्स बोला जाता था। टू ग्रुप्स, और व्हाइट्स अलग हो गए थे, तो व्हाइट्स थे सारी पावरफुल पोजीशंस, आर्मी, गवर्नमेंट, सब उन्हीं की थी। तो इन दो ग्रुप्स के अलावा कुछ मिक्स्ड रेसेस भी रहती थी, जिनको कलर्ड बोलते थे, जो लोग ब्राउन स्किन के रहे होंगे, एशियन रहे होंगे, करेक्ट? जो लोग इंडिया से माइग्रेट होके गए, तो ना तो वो व्हाइट है ना तो वो ब्लैक है, वो कौन है? ब्रिटिश है, ब्राउन है कि नहीं? ब्राउन स्किन है, तो उनको मिक्स बोलते थे वहां पर। तो व्हाइट रूलर जो थे वो सारे नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर की तरह ट्रीट करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। जो लोग व्हाइट नहीं थे उनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया हुआ था, समझ गए? तो जो नॉन व्हाइट थे उनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं था। अपार्थीड सिस्टम बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था, यानी ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही। जो अपार्थीड सिस्टम था वो ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। उनको व्हाइट एरियाज में रहना अलाउड नहीं था, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द व्हाइट एरियाज। वो केवल व्हाइट एरिया में तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट था, यानी वो व्हाइट एरिया में घुस ही तब सकते थे जब उनके पास में परमिशन होती थी। ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, होटल में, हॉस्पिटल में, सिनेमा हॉल में, थिएटर में, बीच में, स्विमिंग पूल में, पब्लिक टॉयलेट में, सारे प्लेसेस में व्हाइट की जगह सेपरेट थी, ब्लैक की अलग थी। अगर कोई ब्लैक गलती से किसी व्हाइट की जगह पर चला गया तो उसके साथ वो लोग मारपीट करते थे, उसको भगा देते थे, और इस तरह के सिस्टम को सेग्रीगेशन बोलते थे। और जो व्हाइट लोग थे वो केवल चर्चेस भी, वो ब्लैक लोग व्हाइट लोग की चर्च में भी नहीं जा सकते थे, यानी ब्लैक क्रिश्चियन अलग चर्च में जाएगा, व्हाइट क्रिश्चियन अलग चर्च में जाएगा, समझ रहे हो बेटा? ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, और उनके पास में ब्लैक लोगों को इतना राइट भी नहीं था
कि वो प्रोटेस्ट कर सके, किस चीज के खिलाफ, कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट भी कर सके। तो ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम से चलते चले आ रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1950s के आसपास जो ब्लैक लोग हैं और इंडियंस लोग हैं वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगे, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। उन्होंने बहुत जगह प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया। जो सबसे बड़ी, जैसे इंडिया में ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मूवमेंट किया ना आजादी दिलाने के लिए, उसी तरह अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ये चीज संभाला। और उन्होंने ये, वो एक बड़ी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जैसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने ये स्ट्रगल किया पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो रोल प्ले किया, सेम रोल वहां पर नेल्सन मंडेला ने प्ले किया है कि नहीं। वो जाते, वो बहुत जगह वर्कर यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे लोग भी इनके साथ मिल गए। बहुत सारे सेंसिटिव व्हाइट लोग थे, जैसे यहाँ पर भी कुछ व्हाइट लोग थे जो हम लोग के साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट लड़ते थे। वैसे ही वहां पर कुछ व्हाइट लोग थे जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया है कि नहीं। सेवरल कंट्रीज हैं बहुत सारी, जब ये धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, कि इसके अगेंस्ट, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को डिनाउंस कर दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो धीरे धीरे अफ्रीकन गवर्नमेंट को भी, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ कि जिस तरह से हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। वाइट जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ कलर्ड पीपल। लेकिन इतनी जल्दी जल्दा यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी वो रेडी नहीं थी। क्या रेडी नहीं थी? गिव अप करने को। तो धीरे धीरे उन्होंने ब्लैक्स को टॉर्चर्ड करना शुरू कर दिया। करेक्ट। जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ता रहा अपार्थाइड के अगेंस्ट, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल। धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि अब ब्लैक लोग हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो व्हाइट रेजिम ने, फिर जो व्हाइट लोग थे उन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी। उन्होंने थोड़े बहुत जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो उन्होंने हटा दिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज पे जो उन्होंने पहले बैन बना रखा था कि ब्लैक लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, वो सब उन्होंने हटा दिया। मीडिया को उन्होंने थोड़ी आजादी दे दी। और 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला भी फाइनली जेल से छूट गए। तो 26 अप्रैल और 1994 को एक न्यू नेशनल फ्लैग बनाया गया। उस फ्लैग का नाम, वो जो फ्लैग था वो साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग था, और साउथ अफ्रीका का नया नाम रख दिया गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये दिखा रहे हैं कि कितना लंबा स्ट्रगल ब्लैक लोगों ने, अपार्थाइड लोगों ने किया। नेल्सन मंडेला ने व्हाइट्स के खिलाफ आवाज उठाई, वो जेल भी गए। बट धीरे धीरे व्हाइट्स को ये बात समझ में आ गई कि बहुत लंबे टाइम तक वो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। करेक्ट। उनको आज नहीं तो कल धीरे धीरे सिचुएशन में उनको चेंज करना पड़ेगा। फिर अपार्थाइड गवर्नमेंट इस तरह से 1994 में साउथ अफ्रीका में एंड हो गई। और उस समय साउथ अफ्रीका एक नई कंट्री बन के उभरा, जिस जो मल्टी रेशियल था, यानी वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। ब्लैक्स भी रहते थे, व्हाइट भी रहते थे, ब्राउन्स भी रहते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हुआ वो हुआ नेल्सन मंडेला की वजह से, जिनको कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो नेल्सन मंडेला ने कुछ इस तरह से स्ट्रगल किया कि उन्होंने व्हाइट्स लोगों का हार्ट चेंज किया, समझ गए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, मार खानी पड़ी, बट धीरे धीरे व्हाइट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें ब्लैक्स को राइट देना पड़ेगा। और फिर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का एक तरह से बर्थ हुआ, ठीक है। उस वक्त नेल्सन मंडेला ने क्या बोला? Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. हम अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर सके और फाइनली हम डेमोक्रेसी बन सके, क्योंकि हम हमेशा से ही क्या थे? हम हमेशा से ही बिलीव करते थे गुडनेस इन अदर्स, के लोग, दूसरे लोगों के अंदर भी अच्छाई है। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। मेरा बिलीव ये है कि साउथ अफ्रीकन कभी भी गिव अप ना करें। किस पर? अच्छाई पर बिलीव करना बंद ना करें। उनको हमेशा से ही फेथ रखना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स में, है कि नहीं। ताकि उनको ये बात पे भरोसा रखना चाहिए कि सामने वाले इंसान के अंदर भी अच्छाई है। जैसे कि महात्मा गांधी बोलते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कि हम सामने वाले इंसान का हृदय ही परिवर्तन कर देंगे, है कि नहीं, उसका हार्ट चेंज कर देंगे। तो वही साउथ अफ्रीका में हुआ। व्हाइट्स को एंड में ये रियलाइज हो गया कि ब्लैक्स को हमें राइट देना चाहिए, क्योंकि ब्लैक्स लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, उन्होंने बहुत टाइम तक ह्यूमन का जो फेथ रखा कि नहीं हमारे साथ अच्छा होगा, समझ गए। तो जब नया साउथ अफ्रीका बना, ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक्स। तो उन्होंने जो, अब तो जो प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला वो ब्लैक है, बट उन्होंने फिर भी ब्लैक्स को
ये अपील किया कि जितने भी ब्लैक लोग हैं वो अपने व्हाइट फेलो बींग्स को माफ कर दें, जितनी भी अट्रॉसिटीज, जितने भी अत्याचार उन्होंने उसके ऊपर किए हैं, उसके लिए वो उसको उनको माफ कर दें, समझ गए, एक नई शुरुआत करें। क्योंकि व्हाइट लोग जब पावर में थे तो वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे, तो वो बोलते थे कि जितना भी अत्याचार तुम्हारे साथ, जितना भी बुरा बर्ताव किया गया है, अब तुम उन्हें माफ कर दो। उन्होंने ये बोला कि अब हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें सब लोगों को इक्वल रखेंगे, सारी रेसेस इक्वल होंगी, मेन वीमेन के बीच इक्वालिटी रहेगी, है, ह्यूमन राइट्स मिलेगा सबको। पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे लोग जो आपस में पहले लड़ रहे थे, वो पार्टी जो रूल कर रही थी और वो पार्टी जो स्ट्रगल कर रही थी, वो सारे लोग आज आपस में एक टेबल में बैठ करके एक नए साउथ अफ्रीका का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। ठीक है, कितना अच्छा, इमेजिन करो कितना अच्छा टाइम होगा। 2 साल पूरा लगा, डिस्कशन डिबेट हुआ और फिर सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया साउथ अफ्रीका वालों ने, जो कभी किसी कंट्री के पास में रहा होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों को बहुत बड़े बड़े राइट्स दिए जो ऑलमोस्ट हर कंट्री में शायद ना हो। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी वो चीज अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, किसी को भी ऐसा डेमन की तरह या फिर ऐसे जानवर की तरह या किसी भूत की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, है कि नहीं, सबको। क्योंकि व्हाइट लोगों को तो ब्लैक लोगों को समझते थे कि ये तो पता नहीं जंगली है क्या है ये। दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सबने बोला कि आज से सब लोग सोल्यूशन का पार्ट बनेंगे, कोई प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनेगा। whatever they might have done or represented in the past, जो भी उन्होंने पास्ट में किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्पिरिट को जिंदा रखा। ठीक है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और साउथ अफ्रीका में जो हुआ उससे पूरे वर्ल्ड को इंस्पिरेशन मिला। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और व्हाइट्स आपस में मिलजुल कर रहने लगे बाद में, है कि नहीं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टेट denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। एक ऐसी कंट्री जिसको 1994 तक लोग समझते थे कि ये तो दुनिया की सबसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर तो व्हाइट लोग ब्लैक्स लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, रहने लायक नहीं है, वो आज एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया उस कंट्री ने। सबने आपस में मिलजुल के समझौता कर लिया। What made change possible was the determination of the people of South Africa to work together। और इस चीज को कर सकी वो ये था कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ में रहने के लिए डिटरमिन्ड थे। व्हाइट में ने भी एक्सेप्ट किया कि हमें ब्लैक्स का सही करना चाहिए और ब्लैक्स ने भी उन्हें माफ कर दिया, है कि नहीं। पुराने जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस थे वो सब वो भूल गए और नया ही साउथ अफ्रीका उन्होंने बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इट स्पीक्स फॉर द बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है। On the one hand, it is a solemn pact in which we see South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। वो ऐसा बोलता है कि साउथ अफ्रीका का जितना भी रेसिस्ट पास्ट रहा है, जिसमें हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अब वो हमारे कंट्री में आगे कभी नहीं होगा। समझ गए? तो साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। करेक्ट। ऑपरेशर और ऑपरेस्ड नई डेमोक्रेसी में एक साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या ये आसान था? नहीं था। क्योंकि जो लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए रेडी थे, कल तक एक दूसरे को मारने के लिए रेडी थे, वो अचानक साथ में रह रहे हैं, तो क्या वो तुरंत एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। साउथ अफ्रीकन को भी लगेगा, ब्लैक्स को लगेगा कि व्हाइट्स आज अभी तो बोल रहे हैं, बट क्या पता बाद में वो मुझे राइट्स ना दे या बाद में हमारे साथ दोबारा बुरा बर्ताव करें, है कि नहीं। और व्हाइट्स को ये लगेगा कि हम इनको कहीं पावर दे दे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही निकाल दे, हमने इनके साथ इतना बुरा किया है। करेक्ट। तो दोनों ही डर रहे हैं। तो इस केस में सबसे बेस्ट चीज क्या है जो वो कर सकते हैं? एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। नो, दे कैन राइट अ कॉन्ट्रैक्ट, written document। The best thing that they can do, if you cannot trust me, I cannot trust you, so let's have a legal contract। correct। ऐसे ही तुम कहीं फ्लैट लेने जाओगे और बिना कॉन्ट्रैक्ट के खरीद लोगे, पेपर वेपर के बिना, भरोसा करके? नो मैम। इतना भरोसा है क्या किसी पर? और ऑटो वाले को पैसे ना दो, कह दो भैया भरोसा रखो बाद में वापस कर दूंगा, बैठाएगा क्या? नहीं। तो जहां पर भरोसा नहीं होता है वहां पर काम करता है लॉ, कानून। तो ये समझ में आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना लेंगे, इसके राइट सबके राइट्स उसमें लिख दिए जाएंगे, तो ना तो व्हाइट्स को डर लगेगा ना तो
ब्लैक्स को डर लगेगा, है पता है की बात। Yes, ma'am. तो दोनों ही Yes, लोग ma'am. अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहते थे। ब्लैक जो मेजोरिटी के लोग थे वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि कंट्री में अब जो आगे लॉ बने वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो इतने लंबे टाइम से कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है आगे भी यही चलता रहे। वो ये चाहते थे कि हमारे को सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिले, यानी हमको सोसाइटी में भी अच्छा है, हमको रिस्पेक्ट मिले, और इकोनॉमिक राइट्स में हमको जॉब्स में बाकी सारी जगहों पर जहाँ बड़ी बड़ी पोजीशन पे जहाँ यूरोपियंस बैठे हमको बैठने का मौका मिले। बल्कि जो व्हाइट लोग थे वो ये रेडी वो प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी को चाहते थे कि वो हमारी बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी जितनी हम लोगों ने प्रॉपर्टी और जितना पैसा है ये सब लोग ये छीन लें, है कि नहीं। तो सब लोगों ने बहुत निगोसिएशन किया, सारी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फाइनली रेडी हुई। व्हाइट लोग थे वो इस बात के लिए रेडी हो गए कि मेजोरिटी रूल चलेगा और हर इंसान को एक वोट करने का राइट मिलेगा। वो ये भी समझ गए कि कुछ बेसिक राइट पुअर्स को और वर्कर्स को देने चाहिए, है कि नहीं, जो गरीब लोग हैं उन्हें कुछ बेसिक चीजें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। ब्लैक लोग इस बात के लिए एग्री करे कि मेजोरिटी का अकेला रूल नहीं चलेगा, मेजोरिटी जो है वो व्हाइट लोग की प्रॉपर्टी नहीं लेगा। इस बात के लिए ब्लैक लोग रेडी हो गए, है कि नहीं। वो भी रेडी हो गए कि हम आपको राइट्स देंगे, आपको हम जो गरीब लोग हैं उनको हम जॉब्स वगैरह में उनको इकोनॉमिक राइट कुछ बेसिक राइट देंगे, हम सब हर एक इंसान को एक वोट का राइट भी देंगे, गवर्नमेंट मेजोरिटी के हिसाब से बनेगी, यानी जो लोग ज्यादा हैं उनकी गवर्नमेंट उनके हिसाब से चलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा दे सेड ओके इट्स ओके यू जस्ट हैव योर प्रॉपर्टी, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, करेक्ट। सो दिस वाज द कॉम्प्रोमाइज व्हिच वाज नॉट इजी। वाज इट इजी? नो। बट हाउ वाज दिस गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे होगा। सो इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर एक दूसरे पर भरोसा कर लेते तो इशू ही नहीं होता, है कि नहीं। लेकिन व्हाट वाज द गारंटी ऑफ द ट्रस्ट, वाज द गारंटी, गारंटी थी भरोसे का। बोल रहे इतना No, ma'am. 70-80 सालों से स्ट्रगल चल रहा है, अचानक आज भरोसा कर ले कल तोड़ दिया तो। The only way to build and maintain the trust in such a situation was to write down some rules, है कि नहीं। एक ही तरीका था इन सच अ सिचुएशन को मैनेज करने का, that you have to write down some rules, ठीक है, जो कि हर एक को अबाइड बाय, जो कि हर एक को वो रूल मानना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर जो रूल नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा। यही तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरीबडी हैज टू फॉलो बेसिक रूल्स, ट्रैफिक का रूल्स, स्लेवरी का रूल्स, जॉब का रूल्स, जो नहीं मानता है उसके साथ क्या होता है, उसको पनिश किया जाता है नहीं। These rules also determine what the elected government are empowered to do, और ये रूल ये डिसाइड करेंगे कि जो नई गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद चुन के आएगी उसे कंट्री में क्या क्या करना है और वो क्या नहीं कर सकती, करेक्ट। तो हर एक चीज का रूल लिखना पड़ेगा कि कैसे कंट्री चलेगी, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से राइट्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में नहीं छीने जाएंगे, है कि नहीं। तो कुछ बेसिक चीजें जो हमें जो रूल्स जो एग्रीमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, अरे तेज तेज बोलो। Constitution. Constitution. So this set of basic rules is called constitution. So constitution is nothing but the set of basic rules which tells how the country would be governed or how the country would run, है कि नहीं, यही तो है। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. क्या constitution making क्या केवल साउथ अफ्रीका में ही होता है? नहीं, No, ma'am. हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एवरी कंट्री में, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके रिलेशन आप एक दूसरे के बीच में बुरे भी हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में बुरे थे ब्लैक और व्हाइट के बीच के रिलेशन, बट जो पूरी दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं ये तो मानते हो कि सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सबके डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है, सब लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। जब एक घर में रहने के बाद में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है तो पूरे वर्ल्ड में कितने होते होंगे। तो इन सारी चीजों को डील करने का एक ही तरीका है, दैट वी नीड टू हैव सम बेसिक रूल्स। जैसे घर में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि बिना नहाए खाना नहीं मिलेगा, सुबह इतने टाइम के बाद तक नहीं सोना है। तो जैसे एक घर में बेसिक रूल्स होते हैं उसी तरह एक कंट्री में बेसिक रूल्स रहेंगे और इन्हीं बेसिक रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखना है यहाँ से यहाँ तक, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ये लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। और यहाँ से इसको भी लिखोगे, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा डेफिनेशन। और ये मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अपना कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन 1 2 Okay, 3 4 यहाँ तक लिखो।
और ये लिखे हैं फीचर्स, इसको नोट डाउन कर लो। और होमवर्क में है राइट अबाउट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, ये होमवर्क है, ठीक है, इसको करके लाना है। मैम एक डाउट था। आप पूछो। मैम जैसे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर जब वाइट जो पीपल थे उन्होंने मान ली ब्लैक पीपल की बात, उसके बाद अगर ब्लैक पीपल को रिवेंज लेना होता वाइट पीपल से, तब क्या होता? तब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पाता इन लोग का। नहीं बन पाता, तो इसीलिए तो वो एग्जाम्पल बना पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई आपके साथ में बुरा करे और आप उसे माफ कर दे, ये तो केवल इंडिया में ही होता है। इसीलिए नेशनल मंडेला को महात्मा गांधी भी बोलते हैं, द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, या महात्मा गांधी को बोलते हैं नेल्सन मंडेला ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे का एकदम एक जैसा ही उनका सोचने का तरीका था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन लिख लो, इसके फीचर्स लिख लो, और अपार्थीड का जो सिस्टम है उसके बारे में शॉर्ट नोट घर से लिख कर लाना है। टुडे बेटा आई हैव सम वर्क, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। अभी मैं हूँ, लिखते जाओ, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। एंड वी विल बी रिज्यूमिंग फ्रॉम, आई थिंक नेक्स्ट जो एसएससी का क्लास होगा विल बी हैविंग इट 15 मिनट्स अर्लियर, ठीक है, 3:45 से कर लेंगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर, आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस, तब तक तुम लोग इसको लिख लो, ठीक है।